हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, अब हम करेंगे सैंपल पेपर 2021-22 का मैथमेटिक्स के बेसिक टर्म 1 के लिए जो आया है उसका 11 से इस वीडियो में 11 से आगे करेंगे। इसमें हमने पहले हमने 1 से 10 तक कर रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज वो वीडियो जाके देखिए। देखिए यहाँ पे ये 10th तक हमने कर रखा है। अभी इस वीडियो में हम 11 से शुरू करते हैं। 11 से 20 तक इस वीडियो में करेंगे। 11th में क्या कह रहा है कि इन द गिवन फिगर DE इज पैरेलल टू BC। यह जो DE है यह पैरेलल है BC के, यह दोनों पैरेलल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो यह दोनों पैरेलल है, तो क्या इसमें साफ दिख रहा है कि यह दोनों पैरेलल है और साथ में इधर का कुछ नहीं दिया हुआ है और x और y में रिलेशन है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को सिमिलर कर सकते हैं। कैसे? दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, एंड साथ में दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो इन ट्राइंगल हम अगर चाहें तो लिखें इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABC। ADE और ABC इस दोनों ट्राइंगल में हम कर सकते हैं। कैसे? एंगल D इज इक्वल टू एंगल B और दूसरा एंगल E इज इक्वल टू एंगल C। इसका मार्किंग स्कीम भी मैं आपको दिखाऊंगा एक्चुअली कि सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, जब ये सैंपल पेपर सारा खत्म हो जाएगा इसके बाद मैं आपको मार्किंग स्कीम भी दिखाऊंगा, जिससे कि आपको क्लियर होगा कि कौन से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप बने रहिए, आपके नंबर के लिए मेहनत करना है, बहुत अच्छा करना है। ठीक है, देखिए तो एंगल E इज इक्वल टू एंगल C। तो इस तरीके से क्या हो गया, एंगल एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया। ट्राइंगल ADE सिमिलर टू ट्राइंगल ABC सिमिलर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या है, सिमिलर हो गया तो साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो क्या होगा, ADE का AD अपॉन ABC का AB इज इक्वल टू ADE का AE अपॉन ABC का पूरा AC, ये इतना अपॉन ये पूरा AC इज इक्वल टू ADE का ये DE अपॉन इसका ये पूरा BC। इसको सॉल्व करते हैं, वैल्यू पुट कर देगा, अपने आप आ जाएगा। इतना लंबा आपको नहीं करना है, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। तो AD और AB इधर का तो कुछ पता ही नहीं है, इधर का आप छोड़ दीजिए, इसको नहीं लिखना है। तो AE का वैल्यू कितना है, A अपॉन AC का वैल्यू कितना, A प्लस B, क्योंकि ये A और ये B इतना, तो दोनों को जोड़ के पूरा A प्लस B। उसी तरीके से DE X और BC Y। अब यहां पे देखिए नॉर्मली X भी दिया हुआ है और Y भी दिया हुआ है। हम नॉर्मली Y निकालने की कोशिश अगर करें, AX तो होगा नहीं। देखिए A ऊपर में है, X ऊपर में है, तो या तो X नीचे जाएगा तो A अपॉन X होगा, या तो A नीचे जाएगा, तो ये वाला तो होगा नहीं। ठीक है, तो X निकालते हैं। अगर X अगर निकालें तो Y ऊपर जाएगा, तो X कितना होगा, AY। ये उल्टा तो होगा नहीं, तो ये भी नहीं होगा। समझिए मैं क्या कह रहा हूं। अगर मान लीजिए Y इधर आ गया तो क्या हो गया यार, AY अपॉन A प्लस B। AY नीचे तो नहीं होगा ना, इज इक्वल टू X, तो इस तरीके से होगा, तो ये तो नहीं होगा। ये बचा फिर X इज इक्वल टू AY अपॉन A प्लस B, ये होगा, C होगा इसका आंसर, क्योंकि Y अगर इधर आया तो ये हुआ और यही तो है इसमें दिया हुआ C में। तो X इज इक्वल टू क्या हो गया, AY अपॉन A प्लस B, हमारा आंसर आ गया इसका। ठीक है, अब इसमें 12th देखते हैं। 12th में क्या कह रहा है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P डिवाइडिंग the line segment joining the point this and this internally in the ratio 2:1। point P line segment this and this, तो हम बना लेते हैं। एक लाइन सेगमेंट है, मान लीजिए यह A है। A का क्या दिया हुआ है, 1 3 और B का क्या दिया हुआ है, 4 6 दिया हुआ है। इसको एक पॉइंट है P जो कि किस रेशियो में बांटता है, 2:1 के रेशियो में। तो इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट बताना है। तो सिंपल है, हम जानते हैं फॉर्मूला। P का कोऑर्डिनेट XY क्या होता है, x इज इक्वल टू क्या होता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। m कितना, 2 इंटू इधर का 2 इधर है तो मल्टीप्लाई होगा इधर के 4 से, 2 इंटू 4 प्लस 1 इधर है, मल्टीप्लाई होगा इधर के x से 1, तो 1 इंटू 1 अपॉन दोनों का सम 2 प्लस 1 रेशियो। सॉल्व करते हैं, कितना होगा, 2 4 जा 8, 1 इंटू 1 1 अपॉन 3, ये कितना हो गया, 9 अपॉन 3, तो 3। देखिए ऑब्जेक्टिव को कैसे करें, 3 x मेरा 3 आ गया। तो देखिए y निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, क्यों,
क्योंकि x जो 3 आया उस इन चारों में से सिर्फ इसी में x 3 है, तो हमारा यही आंसर हो गया डी। y निकालने की ही जरूरत नहीं है, आप चाहे तो y निकाल के देख लीजिए एक्स्ट्रा। तो y कितना होगा my2, तो 2 इंटू इधर का 6, 2 6 जा शॉर्ट में करता हूं मैं 12 प्लस 1 से इधर का y2, तो 1 इंटू 3 3 अपॉन दोनों का सम 2 प्लस 1 3। फॉर्मूला मैंने ऊपर x के साथ लिखा है, ऐसे ही आप y के साथ समझिए। तो 12 प्लस 3 15, 15 अपॉन 3 तो 5। अगर मान लीजिए 2 होता 3 के साथ, मान लीजिए कि ये ना हो कि ये होता 3 10, फिर हमें कंफ्यूजन होता कि x3 इसका तो है तो इसका भी तो है, तो कैसे करें, फिर हमें y निकालने की जरूरत पड़ती। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा इसी तरीके का कुछ होता है कि हमें जल्दी से आसानी निकल जाए, तो ये यहां पे नहीं था। ठीक है, तो ये हमें y भी निकालने की जरूरत नहीं थी, मतलब कि यह जो हमने y निकाला है इसमें इसकी जरूरत नहीं थी, ये जो हमने y निकाला है इसकी जरूरत नहीं थी। ऑलराइट, अब चलिए 13 देखते हैं, इसको तो हटा ही देते हैं। ठीक है, 13th में क्या कह रहा है, 13th में कह रहा है कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस इज, तो बहुत सिंपल है, 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए ऐसे लिख के। पहले किससे करें, पहले सबसे पहले 2 से तो जा नहीं रहा है तो 3 से चेक करते हैं। 5 + 2 7, 7 8 15, 15 और 3 18, तो 3 से जा रहा है, 3 से करते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 2, 3 7 जा 21 और 1 3 5 15। आप चाहे तो डिवाइड करके देख लीजिए, 3 से अब जाएगा कि नहीं चेक करते हैं। 1 2 3, 3 7 10, 10 + 5 15, तो 3 से जा रहा है, एक और 3 से, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 1 3 15। अब 3 से नहीं जाएगा क्योंकि 4 2 6 और 6 5 11 हो रहा है, तो 3 से नहीं जा रहा है तो अब 5 से जा रहा है। मतलब इसमें एक चीज है, इन तीनों में से कोई सा आंसर है, क्योंकि देखिए अभी तक 3 पे क्लियर नहीं हो रहा है, तो हम अब लिखेंगे इसको 5 से करेंगे। 5 8 जा 42, 5 5 जा 25, फिर से 5 से करते हैं, 5 17 जा, फिर से अब किससे 17 बच गया, तो 2 2 2 5 और 1 17, तो 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर और 17 किस में है, 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर और 17। एक चीज देखिए, ये दोनों ही बराबर है लेकिन इसका आंसर होगा ये दोनों ही बराबर है लेकिन इसका आंसर होगा ये। क्यों, क्योंकि ये 25 और 5 स्क्वायर है तो बराबर, लेकिन यह प्राइम नंबर नहीं है, तो इसलिए यह हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा नहीं होगा, हमारा कौन सा होगा, सी होगा। आप गलती से ये मत सोचिएगा 25, छोटा सा कंसेप्ट है कि प्राइम फैक्टराइजेशन बोला है, यहाँ पे वर्ड क्या बोला है, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो हमें प्राइम नंबर फैक्टराइजेशन ही करना है ना, तो बेस हमारा 5 होना चाहिए, प्राइम नंबर 25 नहीं, तो ये इस तरीके से हमारा सॉल्व हो गया, सी इसका आंसर हो गया। अब 14th में क्या कह रहा है, इन द फिगर गिवन बिलो एडी दिया हुआ है हमारा 4 सेंटीमीटर, ये इसी फिगर बना लेते हैं, ये दिया हुआ है 4, बीडी 3 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3, सीबी दिया हुआ है 12, ये दिया हुआ है 12, देन कॉट थीटा इक्वल्स, क्या इक्वल्स, कॉट थीटा। कह रहा है इसमें कि कॉट थीटा कितना होगा, कॉट थीटा, थीटा यहां पे है, तो इस थीटा के लिए हमें क्या चाहिए, बेस भी चाहिए और ये परपेंडिकुलर भी चाहिए, सही है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस ABD जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। तो इन ट्राइंगल ABD पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, AB², यानी कि पाइथागोरस थ्योरम होता है क्या है, इस ट्राइंगल ABD में देखिए राइट एंगल यहां पे है तो इसका अपोजिट साइड या हाइपोटेन्यूज हो गया, तो H² = P² + B², तो H² = P कितना इसके लिए, इस ट्राइंगल में 4² + 3², यानी कि ये 16 + 9 यानी कि 25, तो H कितना, √25 यानी कि 5 सेंटीमीटर, यह निकल गया। अब कॉट थीटा पूछ रहा है, तो इस ट्राइंगल में थीटा यहां पे ये दिया हुआ है, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट थीटा = बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हम जानते हैं। तो इस एंगल के लिए बेस कौन सा, यह साइड BC, और इसी एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन सा, यह साइड, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो इस ट्राइंगल में ये फिक्स है, तो कितना हो गया हमारा, बेस 12 अपॉन परपेंडिकुलर कितना 5, तो 12/5 हमारा आंसर हो गया, डी इसका आंसर हो गया। ओके, अब देखते हैं इसमें 15th देखते हैं। 15th में क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ ABCD इज ए रेक्टेंगल, यह एक ABCD रेक्टेंगल दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, तो इसमें वैल्यू निकालिए x का और y का। कैसे निकालेंगे जी, सवाल तो बहुत अच्छा है कि x और y का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो रेक्टेंगल में हम जानते हैं कि अपोजिट साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है,
तो जितना यह उतना ही यह, और जितना यह उतना ही यह भी। तो सॉल्व करते हैं। तो यानी कि अगर ए बी इज इक्वल टू डी सी है तो यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 12। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। और ये इक्वल टू ये, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, क्योंकि x माइनस वाई दिया हुआ है और ये भी 8 दिया हुआ है। तो ये दूसरा इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, एडिंग। तो ऐड करने से ये ऑटोमेटिक हट जाएगा और x प्लस एक्स 2x, और इधर कितना 12 8 20, तो x कितना आ गया 10 आ गया। तो x 10 के साथ चेक करेंगे क्या कोई आंसर है, सिर्फ एक आंसर है, हमें अगला y निकालने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, सीधा ऑप्शन से मिल गया आंसर। चलिए y भी निकाल के देखते हैं, अगर आपका मन कर रहा है तो x का वैल्यू 1 में पुट कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा 10 प्लस वाई इज इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल टू 12 माइनस 10, तो 2। देखिए इसमें 2 है ऑटोमेटिक, हमारा तो x से ही आंसर आ गया था, ऑप्शन, बात खत्म, आगे बढ़ने की जरूरत है ही नहीं। 16 में क्या कह रहा है कि इफ इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी, एक बना लेते हैं, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी बना लेते हैं, या मान लीजिए कि ए है या बी है और यह सी है। इफ AC इज इक्वल टू BC, जितना AC है उतना ही BC है, ये कह रहा है। एंड AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, मतलब AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। देखिए बहुत छोटा क्वेश्चन है, अगर आपने एनसीईआरटी को सॉल्व नहीं किया है तो प्लीज एनसीईआरटी को सॉल्व कीजिए, और मैं इस पे अभी फिर से सारा एनसीईआरटी का अपलोड करूंगा वीडियो। ऑलराइट, तो आप प्लीज ध्यान से देखिएगा। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, तो देन द मेजर ऑफ एंगल C, यानी कि एंगल C, ये वाला जो एंगल है ये कितना जी, ये बताना है। तो देखिए ध्यान से, जब भी ऐसा होगा तो एंगल C 90 डिग्री होगा, मुझे पता है, लेकिन मैं बताता हूं कैसे। देखिए AB स्क्वायर लिखा हुआ है 2AC स्क्वायर, यह एक क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का प्रूफ करने के लिए, प्रूव दैट AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूं AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, और एक AC को, चूंकि AC और BC इक्वल ही है, इसलिए मैं एक AC को BC यानी कि AC स्क्वायर को BC स्क्वायर लिख देता हूं। तो यहां पे यह क्या हो गया, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, यानी कि दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। और ऐसा कब होता है, जब हमारा यह राइट एंगल ट्रायंगल होता है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर किसी ट्रायंगल में, तो यानी कि यह सबसे बड़ी साइड, और सबसे बड़ी साइड अगर, तो इसका अपोजिट एंगल क्या, राइट एंगल, तो इसका आंसर होगा 90 डिग्री। ठीक है, आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। मैं यहां पे हटा देता हूं, अगला क्वेश्चन करना है ना। ठीक है, तो ये हमारा 90 डिग्री आंसर आ गया। फिर 17 देखते हैं, कहता है इफ -1 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, देन द अदर जीरो इज। -1 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो as -1 is a zero of this polynomial, so putting value of x as -1, we will get this is equal to 0। तो इसका वैल्यू -1 पुट करते हैं, क्या है इक्वेशन हमारा x स्क्वायर, तो यानी कि -1 का स्क्वायर -7 इंटू -1, ठीक है, और -8 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये देखते हैं। देन द अदर जीरो इज, इसमें दूसरा जीरो पूछ रहा था, तो इसको चेक कर लेते हैं। चेक क्या करना है, चलिए ये तो होगा ही, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें सिंपल डिवाइड करके कर लेते हैं। -1 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो x माइनस, और ये जहां यहां जो भी है, दिस इज अ फैक्टर, दिस इज अ फैक्टर, तो यानी कि x प्लस 1 इज अ फैक्टर। अब इससे इसको डिवाइड कर देते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो x प्लस 1 से इसको डिवाइड करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8 डिवाइड करते हैं। कैसे करते हैं, फर्स्ट टर्म से इस x से इस x स्क्वायर को डिवाइड करते हैं। देखिए ध्यान से, इस x से इस x स्क्वायर को करेंगे तो x होगा, मल्टीप्लाई करते हैं x से इस दोनों को x को भी और 1 को भी, तो मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर और प्लस x। सॉल्व करते हैं, ये प्लस है तो ये माइनस साइन चेंज कर देंगे, और ये भी प्लस है तो ये माइनस, ये दोनों तो कट गया जी, और ये -7x और -x -8x, और यहाँ पे -8 कॉपी हो गया। -8x को फिर से इस x से डिवाइड कीजिए, तो -8, और इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो दोनों आ जाएगा -8, और -8 से 1 को करेंगे तो -8, यह प्लस ये कट गया। मैं एक बार एनसीईआरटी फिर से कराऊंगा तरीके से, प्लीज आप इन वीडियोस को सैंपल पेपर के कंप्लीट वीडियो के बाद जरूर देखें। तो x -8 हो गया,
तो इसको 0 मान लेते हैं, तो लेट x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 8 आ गया। तो इस तरीके से हमारा इसका आंसर क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, समझ में आया। अब क्या कह रहा है, अब आगे देखते हैं 18th, कहता है इन अ थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डिवाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ द, इसको हटा देता हूं मैं यहां से, ठीक है। कहता है इन अ थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस, पेयर ऑफ डाइस मतलब 2 डाइस को थ्रो किया गया, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेम नंबर ऑन ईच साइड, ईच डाई इज, तो थ्रो किया गया तो क्या क्या होगा, 1 1 1 2 1 3, इस तरीके से करते करते 1 6 फिर 2 1, तो सेम नंबर आने का दोनों डाइस पे क्या क्या होगा, होगा 1 1 पहला, 2 2 दूसरा, 3 3 तीसरा, 4 4 5 5 और 6 6, ये होगा। तो 6 नंबर होंगे, टोटल कितने होंगे 36, तो 6 अपॉन 36, तो यानी कि 1 अपॉन 6 इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आप प्लीज अगर इसके बाद भी किसी को कोई दिक्कत रहती है तो प्लीज आप उसको एनसीईआरटी के मेरे सारे वीडियोस को जरूर देखें। देखिए अब देखते हैं 19th, कहते हैं द मिड पॉइंट ऑफ दिस एंड दिस, यानी कि एक लाइन सेगमेंट है जिसका कि एक है 3p4 पॉइंट और दूसरा है -2 2q, और इसका मिड पॉइंट है 2 6। मिड पॉइंट क्या है 2 6। हम जानते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो इसमें x कितना 2, तो यानी कि इसका 2 इज इक्वल टू 3p माइनस 2, 3p माइनस 2 अपॉन 2, सॉल्व करते हैं, 2 इधर आ गया तो 2 जा 4 इज इक्वल टू 3p माइनस 2 इधर आ गया तो 6 इज इक्वल टू कैसे 4 प्लस 2 माइनस 2 इधर आ गया तो 3p, तो p इज इक्वल टू 3 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो गया 2, p का वैल्यू 2 हो गया, यहाँ पे लिख के रख लेते हैं, p का वैल्यू 2 हो गया जी। और q का निकालते हैं उस तरीके से, y 6 इज इक्वल टू दोनों के y1 y2 को ऐड कर देते हैं, तो 4 प्लस 2q अपॉन 2, 6 2 जा 12 इज इक्वल टू 4 प्लस 2q, और ये 12 माइनस 4 इधर आ गया इज इक्वल टू 2q, 12 माइनस 4 8 इज इक्वल टू 2q, 2 से डिवाइड कर देते हैं, 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू q, तो यानी कि q इज इक्वल टू 4, q इज इक्वल टू 4, दोनों को जोड़ देते हैं क्योंकि पूछा है क्या p प्लस q, तो p प्लस q इज इक्वल टू 2 प्लस 4, दिस इज इक्वल टू 6, तो हमारा आंसर हो गया b। अब देखिए 20 में क्या कह रहा है कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल, तो कहता है कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस, तो सबसे पहले ऊपर नीचे कैंसिल करके देखते हैं क्या किसी से कैंसिल हो रहा है। सबसे पहला स्टेप यही होता है, याद रखिएगा, नहीं अगर ये स्टेप नहीं कीजिएगा तो आपसे गलती हो जाएगी और नंबर हमारा कट जाएगा। क्या होता है, पहले ऊपर नीचे कैंसिल कीजिए, तो किससे हो रहा है, नीचे वाला तो 3 से हो रहा है, ऊपर वाला चेक करते हैं, 7 और 4 11 11 1 12, 3 से जा रहा है, पहले कैंसिल कीजिए, ये 40 हो गया और ये 3 4 जा 12, 2 3 9 जा 27 49। अब किसी से जा रहा है, नहीं जी 2 से 4 से किसी से नहीं, अब हो गया हमारा यह फॉर्म स्टैंडर्ड आ गया 49 अपॉन 40। अब डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कीजिए, 40 को 2 20 2 10 2 5, तो ये कितना हो रहा है 49 अपॉन 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 1। तो ध्यान रखिए जो ज्यादा हो, यानी कि 3 ज्यादा है तो 3 टाइम्स, अगर यहां पे 5 का पावर ज्यादा होता तो उतने टाइम्स, तो ये कितने प्लेस के बाद करेगा 3 डिजिट, 3 प्लेस के बाद। दोनों में से जो ज्यादा हो, अगर दोनों बराबर है तो उतनी बार, जैसे कि मान लीजिए नीचे में अगर होता 2 का पावर 5 इंटू 5 का पावर 9, तो 9 प्लेसेस के बाद क्या होता, खत्म हो जाता। ठीक है, तो 3 है तो 3 प्लेसेस के बाद, इस बात को याद रखिएगा। यह क्वेश्चन तो जरूर आएगा, आना ही आना है, यह क्वेश्चन 100% आना है, इतना ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, तो इस तरीके से हमारा ये 20th क्वेश्चन हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे।